कल का सारा क्वेश्चन किए हो ना? ये 40 अंक का गद्यांश रहेगा। टोटल 80 मार्क्स का 80 नंबर का भी आप लोगों का फिर ऑफलाइन एग्जाम होगा, प्री बोर्ड। पता चला है सबको? जानकारी हुई है? हाँ, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आप लोगों का प्री बोर्ड फिर होगा, ऑफलाइन होगा। अब उसका पैटर्न मैं प्रश्न पत्र का बता रही हूँ, 80 नंबर का, जिसमें सामान्य निर्देश के अंतर्गत मैं बता रही हूँ। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, अ और ब। खंड अ में कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। वस्तुपरक का क्या मतलब होता है? हाँ, वस्तुपरक प्रश्न का क्या अर्थ होगा? हाँ बताओ। वस्तुपरक का मतलब होता है वैकल्पिक, एमसीक्यू। तो उसमें वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ही प्रश्नों के उत्तर देना है। और खंड ब में कुल 8 वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे अब खंड अ में आप लोगों को मैं बता रही हूँ, वस्तु परक प्रश्न है 40 अंक के। पहला है अपठित गद्यांश, 10 अंक का। ठीक है, पहला जो गद्यांश है वो कितने अंक का है? बोलो, हेलो। पहला गद्यांश जो है वो कितने अंक का मैंने अभी बताया? इसका मतलब सुन नहीं रहे हो तुम लोग क्या? वस्तुपरक प्रश्न में खंड अ में पहला अपठित गद्यांश जो कितने नंबर का है? 10 अंक का है, जिसमें एक गद्यांश रहेगा। पहला गद्यांश है जो 5 नंबर का रहेगा। दोनों गद्यांश को पढ़कर आपको उसमें से उत्तर लिख देना है। ओके, बात आ रही समझ में? 2 गद्यांश रहेगा 5-5 नंबर का, तो कुल गद्यांश कितने नंबर के हो गए? हाँ, 5-5 अंक के 2 गद्यांश रहेंगे तो हो गए 10 अंक के। बात समझ में आ रही है? हाँ, हेलो। उसके बाद फिर एक रहेगा आपका, और इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिया रहेगा वस्तुपरक, यानी आपको उसमें से सही उत्तर चुनकर लिखना है। 2 गद्यांश रहेंगे 5-5 अंक के। ठीक है, 10 अंक का गद्यांश रहेगा। पद्यांश आपका हट गया है, ये आपको जानकारी होगी ना? जानकारी थी इस बात की? पद्यांश आपका नहीं रहेगा। उसके बाद 16 अंक का व्यवहारिक व्याकरण है। व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आपका 4 नंबर का रहेगा पदबंध। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर का फिर रहेगा वाक्य परिवर्तन। उसके बाद है 4 नंबर का समास। समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ हाँ, वरना कुछ तो बोलो। फिर इसमें मुहावरे हैं, मुहावरे का प्रयोग, यही आपका व्याकरण का अंश है। 4 नंबर का फिर व्याकरण रहेगा। तो 4 चौका 16, 4 चीज हो गया इसमें। पदबंध हो गया, वाक्य परिवर्तन हो गया, समास और मुहावरे। उसके बाद पाठ्य पुस्तक से 14 अंक का आपका रहेगा पठित पद्यांश। पठित पद्यांश यानी जो पढ़ा हुआ है। तो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। पठित में भी आपको विकल्प दिया रहेगा, जैसे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें बच्चे ध्यान से सुनो कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, पंक्ति में सर किसका प्रतीक है? 4 ऑप्शन है, स्वाभिमान,
सिर, घमंड और पराक्रम। बताइए। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में सर जो है किसका प्रतीक है? बताओ। स्वाभिमान का है कि सिर का है कि घमंड का कि पराक्रम का? बोलो, जल्दी बोलो। सर किसका प्रतीक है? हेलो, बोलो। इतने सारे स्टूडेंट्स तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सिर किसका प्रतीक है? स्वाभिमान का है कि सिर का है कि घमंड का है कि पराक्रम का है? हाँ, उत्कर्ष, आयुष, साक्षी, स्वाभिमान। हाँ, यानी ये जो सर है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, उसमें सही ऑप्शन को। पद्यांश में बांकपन शब्द प्रतीक है। बांकपन, वक्रता, अद्भुत, छवि या बेमिसालपन, किसका प्रतीक है बांकपन? हाँ, बताइए। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, यहां पर किस चीज का बांकपन? वक्रता, अद्भुत, छवि, बेमिसालपन? हाँ, नहीं पता? सोच कर बोलोगे। धरती के दुल्हन बनने से तात्पर्य है दुल्हन की भांति शर्मा रही है, सैनिकों के खून से नहा गई है, बलिदान से गौरवान्वित हुई है, दुल्हन की भांति अपने प्रियतम की आस देख रही है। ये 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको ढूंढ कर लिखना है। सर पर कफन बांधने का अर्थ है बलिदान के लिए तैयार होना, मरने की कोशिश करना, अपने लिए जान की बाजी लगाना, लोगों को दिखाना कि हम मरने से नहीं डरते। जो सही है वो लिखना है। फिर यहाँ पठित गद्यांश भी दिया हुआ है। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, 1 महीने में पूरा होने वाला काम अब 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। तो ये जो है किस पाठ का है? बताओ। ये गद्यांश जो है किस पाठ से संबंधित है? बताओ, ये गद्यांश किस पाठ का है? ये पठित गद्यांश यहाँ दिया हुआ है। फिर वामिरो, तारा वामिरो पाठ का भी यहाँ पर पठित गद्यांश दिया हुआ है और उसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से ढूंढ कर आपको लिखना है। फिर वर्णात्मक प्रश्न 40 अंक का है। इसमें दिया हुआ है 14 अंक का कुल प्रश्न है, तो 2 अंक का 2 प्रश्न है 25-30 शब्दों में। एकांकी कारतूस के अनुसार वजीर अली एक जाबाज सिपाही कैसे थे? उसके बाद है कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? कबीर के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव को निर्मल कैसे रख सकता है? मनुष्यता, कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है। लगभग 60 से 70 शब्दों में सिद्ध करें। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखें। सपनों के से दिन पाठ में लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र का बचपन एक जैसा है। आपके बचपन से इनकी कथा कैसे मिलती जुलती है? राम दुलारी की मार से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर महंत और अपने भाई हरिहर काका को एक जैसे क्यों लगने लगे? हरिहर काका कहानी के आधार पर। यह हो गया आपका। उसके बाद लेखन, राइटिंग सेक्शन, वो है 26 अंक का। तो इसमें सबसे पहला है अनुच्छेद लेखन 80 से 100 शब्दों में। उसके बाद है पत्र, तो एक दिया है पत्र कि आपसे अपने बचत खाते की चेक बुक खो गई है, इस संबंध में बैंक प्रबंधक को उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखिए। और अथवा, ये सारे राइटिंग सेक्शन में सब में 2-2 आपको रहेगा प्रश्न अथवा करके, जो आपको उचित लगे उसको करना है। नगर निगम को पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव हो। विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए 30 से 40 शब्दों में सूचना, 2 सूचना है किसी एक पर। उसके बाद अहंक समूह द्वारा प्रस्तुत ताजमहल नाटक के बारे में नाम, पात्र, दिन, समय, टिकट आदि की सूचना देते हुए लगभग 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन। उसके बाद
लघु कथा लेखन। तो इस तरह से ये आपको करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक ये भेजूंगी प्रश्न पत्र का, इसका बात समझ में आ रही है? उसको आपको सॉल्व करना है। यानी अपठित गद्यांश और को छोड़कर जो भी पठित गद्यांश है या राइटिंग सेक्शन, उसका प्रश्न भेज दूंगी, आप लोग उसको करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? होमवर्क में मैं भेज दूंगी, इसको आप लोग करेंगे। कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं आज? मात्र 7। सब क्या पढ़ रहे हैं? हेलो, हेलो, साक्षी, आयुष कुमार, उत्कर्ष, तुम लोग भी क्या कर रहे हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, जवाब दो। हेलो, हेलो, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इसके बाद यहाँ पर फिर दिया हुआ है व्यवहारिक व्याकरण जो है 16 मार्क्स का। तो ये मैं जो ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं आपको फोटो खींच कर भेज दूंगी, उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि प्री बोर्ड के लिए क्वेश्चंस आपके फिर अब तैयार होने के लिए बोल दिया गया है, तो मैं तैयार करूंगी। तो जो भी मैं भेजूंगी इससे संबंधित आप लोग रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा है, हाँ ये उत्तर दिया हुआ, कुछ का उत्तर नहीं दिया हुआ है। तो उत्तर रहित जो प्रश्न है वो मैं आप लोग को भेजूंगी, उसको आपको करना है। अच्छा ये बताओ, वह मैदान में खेल रहा होगा, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है खेल रहा होगा। रेखांकित पदबंध का भेद, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध? बताइए कोई। वह मैदान में खेल रहा होगा, अंडरलाइन किया गया है खेल रहा होगा, कौन सा पदबंध होगा? हाँ गुड, ये क्रिया पदबंध है। फिर अंधा व्यक्ति छड़ी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सड़क पार कर रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध होगा। वो मैं 4 ऑप्शन पढ़ रही हूँ, ध्यान से फिर सुन लो। अंधा व्यक्ति छड़ी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सड़क पार कर रहा है, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा होगा? धीरे धीरे सड़क पार कर रहा है, या छड़ी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सड़क पार कर रहा है, सड़क पार कर रहा है, या सहारा लेते हुए धीरे धीरे? कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध होगा ये चारों में? कर रहा है, हाँ यस, ये पहला जो ऑप्शन होगा, धीरे धीरे हो गया विशेषण, सड़क पार कर रहा है क्रिया, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो सड़क पार कर रहा है। कैसे कर रहा है? धीरे धीरे, गुड। फिर दिए गए विकल्पों में से संज्ञा पदबंध कौन सा है? घोंसले में रहने वाली चिड़िया, तेज दौड़ने वाले उस, ग नंबर सड़क के उस पार, लाल रंग वाले, इसमें संज्ञा पदबंध कौन सा होगा? घोंसले में रहने वाली चिड़िया, तेज दौड़ने वाले उस, सड़क के उस पार, या लाल रंग वाले? बताओ। रहने वाली चिड़िया, हाँ ये संज्ञा पदबंध है, घोंसले में रहने वाली चिड़िया। नेक्स्ट, तुम जैसा मस्त मौला व्यक्ति मिलना मुश्किल है, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है तुम जैसा मस्त मौला, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो रेखांकित पदबंध का भेद कौन सा हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण? तुम जैसा मस्त, तुम जैसा मस्त मौला,
सर्वनाम कैसे होगा? अंतिम शब्द को देखा जाता है, अंडरलाइन किया हुआ है, तुम जैसा मस्त मौला। तो मस्त मौला जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसी को ध्यान से देखते हुए तब इसके अनुसार वो पदबंध का नाम लिखा जाता है। तो मस्त मौला क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण या विशेषण है? बताओ। मस्त मौला शब्द जो है ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण या विशेषण? बोलो। मस्त मौला जो है वो विशेषण है, यानी तुम जैसा मस्त मौला, तुम है तो इसका मतलब सर्वनाम नहीं हो गया। अंतिम पद को देखो, अंतिम पद क्या है? मस्त मौला, तुम जैसा मस्त मौला। तो मस्त मौला जो है ये विशेषण है, तो ये रेखांकित पदबंध जो है वो क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। आई बात समझ में? हाँ। नेक्स्ट है, हमेशा दुखियों के आंसू पोंछने वाला वह आज दिख नहीं रहा। इसमें रेखांकित किया गया है, हमेशा दुखियों के आंसू पोंछने वाला वह, हमेशा दुखियों के आंसू पोंछने वाला वह, ये अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ तक। अब इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कौन सा होगा? कौन सा पदबंध है ये? सर्वनाम, क्योंकि अंतिम जो है वह के नीचे तक अंडरलाइन किया हुआ है, तो वह शब्द जो है वो उस पर फोकस किया जाता है, तो ये है सर्वनाम, तो ये हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिया हुआ है इसमें वाक्य रूपांतरित करने का, तो इसमें से किसी 4 का। सुनीता ने कहानी सुनाई और राजी रो पड़ी। ध्यान से सुनिए, वाक्य क्या है? सुनीता ने कहानी सुनाई और राजी रो पड़ी। इस वाक्य से रूपांतरित मिश्र वाक्य होगा। ये जो दिया हुआ है, पहले बताओ कि कौन सा वाक्य है? सुनीता ने कहानी सुनाई और संयुक्त। गुड। अब इसको, इससे जो मिश्र वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा? वो 4 ऑप्शन में पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से। सुनीता ने जैसे ही कहानी सुनाई राजी रो पड़ी। सुनीता की कहानी सुनकर राजी रो पड़ी। सुनीता द्वारा सुनाई कहानी सुनकर राजी रो पड़ी। सुनीता की कहानी सुनते ही राजी फूट फूट कर रो पड़ी। इसमें सही कौन सा होगा मिश्र वाक्य? फर्स्ट, सुनीता ने जैसे ही कहानी सुनाई राजी रो पड़ी, यानी पहला जो ऑप्शन है ये मिश्र वाक्य होगा। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। अब 4 ऑप्शन में पढ़ रही हूं, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? सीता, मीता और गीता गाना गाती हैं। मैंने ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला देखा है। मैं पढ़ता भी हूँ और काम भी करता हूँ। मुझे लाल और नीली साड़ी पसंद आई। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? बताओ। सीता, मीता और गीता गाना गाती हैं। मैंने ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला देखा। मैं पढ़ता भी हूँ और काम भी करता हूँ। मुझे लाल और नीली साड़ी पसंद आई। काम भी करता हूँ, ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। सही मायने में यही संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट, तुम बुद्धिमान हो इसलिए ढंग से बात करो। तुम बुद्धिमान हो इसलिए ढंग से बात करो। रचना के आधार पर किस प्रकार का ये वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल है, मिश्रित है या विधानवाचक है? कौन सा होगा? संयुक्त, सरल, हाँ, तुम बुद्धिमान हो इसलिए ढंग से बात करो, ये संयुक्त वाक्य है। शादी में रीता, सीता और मैं आऊंगा। रचना की दृष्टि से इस वाक्य का भेद बताइए। संयुक्त वाक्य, आज्ञावाचक, मिश्रित या सरल? संयुक्त, आज्ञावाचक, मिश्रित या सरल? बताओ। संयुक्त होगा कि आज्ञावाचक होगा कि मिश्रित होगा कि सरल होगा? हाँ, शादी में रीता, सीता और मैं आऊंगा, क्या होगा बच्चों? हाँ, इतना देर क्यों हो रहा है बोलने में? साक्षी, शादी में रीता, सीता और मैं आऊंगा, रचना की दृष्टि से वाक्य का क्या भेद होगा?
संयुक्त आज्ञावाचक मिश्रित या सरल? बोलो साक्षी, कौन सा होगा? कुमार, गौरव, विवेक? हाँ, संयुक्त होगा, यस। शादी में रीता, सीता और मैं, संयुक्त होगा। नेक्स्ट, हम निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों का हस्तलिखित समस्त पद का सही विग्रह है। इसमें सारे में आंसर दिया रहेगा, आपको सही आंसर चुन कर लिखना है बच्चों, बहुत सावधानी से। हस्तलिखित समस्त पद का सही विग्रह, हाथ से लिखित पहला, दूसरा हाथ का लिखित, तीसरा हाथ पर लिखे, हाथ के लिए लिखित। कौन सा सही होगा? हाँ, यस, हाथ से लिखित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्विगु समास है। द्विगु समास कौन है? पतिव्रता, नीलकमल, त्रिभुज या बेकार? पतिव्रता, नीलकमल, त्रिभुज या बेकार? द्विगु समास, ये चारों में से द्विगु समास कौन है? बताओ। बताओ, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से द्विगु समास त्रिभुज, द्विगु जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा, तो किसमें है? त्रिभुज में ही है ना। अरे नहीं आता है तो कम से कम पूछो तुम लोग, सब मौन एकदम बन के बैठ जाते हो। त्रि मतलब त्रिभुज, 3 है जो भुजा, तो द्विगु समास का पहला कौन होगा इसमें? पतिव्रता, नीलकमल, त्रिभुज और बेकार, यानी त्रिभुज, यही ना होगा? हाँ हाँ। प्रतिदिन किस प्रकार का सामासिक शब्द है? प्रतिदिन द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय? द्वंद्व समास है कि बहुव्रीहि है कि अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है? प्रतिदिन बोलो, कौन सा होगा? हाँ, अव्ययी भाव, यस। प्रतिदिन, प्रतिदिन माने प्रतिदिन यानी दिनों दिन, है ना? अव्ययी भाव। द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास, लंबोदर, गिरिधर, पंचानन, घी शक्कर, द्वंद्व समास का। हाँ, क्योंकि इसके विग्रह में हो जाएगा घी और शक्कर। द्वंद्व समास में जब समस्त पद बनता है तो और का लोप हो जाता है, और जब विग्रह किया जाता है तो और का प्रयोग होता है। यस, गुड। नेक्स्ट है स्नेह मग्न समस्त पद का विग्रह है। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, स्नेह से मग्न, स्नेह पर मग्न, स्नेह के लिए मग्न, इसमें कौन सा होगा? स्नेह मग्न समस्त पद का विग्रह है। स्नेह में मग्न, स्नेह से मग्न, स्नेह पर मग्न, स्नेह के लिए मग्न, बताओ कौन सा होगा? स्नेह मग्न समस्त पद का विग्रह, स्नेह में मग्न, स्नेह से मग्न, स्नेह पर मग्न, स्नेह के लिए मग्न, कौन सा होगा? साक्षी बोलो। स्नेह मग्न, हाँ, स्नेह में मग्न, ये पहला वाला होगा, स्नेह में मग्न। उसके बाद निम्नलिखित 4 भागों के उत्तर, इसमें आजकल अखबार वाले जरा सी बात का, ये दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा इसके साथ ऐड किया जाएगा? आजकल अखबार वाले जरा सी बात का, पहला ऑप्शन है बतंगड़ बना देते हैं,
पहाड़ खड़ा कर देते हैं, नाक रगड़वा देते हैं, महल खड़ा कर देते हैं। कौन सा सही होगा इसमें, ताकि ये पूरा मुहावरा जो है। हाँ हाँ, आजकल अखबार वाले जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। नेक्स्ट, डर कर भाग जाना किस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता है? डर कर भाग जाना, रफू चक्कर होना, 9 2 11 होना, दुम दबाकर भागना, छू मंतर होना। डर कर भाग जाना किस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता? हाँ, दुम दबाकर भागना, है ना। कानो कान खबर न होना का अर्थ है, कानो कान खबर न होना का अर्थ है, कानों में समाचार सुना, कानों में कहना, बात का गुप्त रहना, कानों में समाचार सुनाना या कान बंद होना। कानों कान खबर न होना का अर्थ, कानों में कहना, बात का गुप्त रहना, कानों में समाचार सुनाना, कान बंद होना। हाँ, कानों कान खबर न होना यानी बात का गुप्त रहना। नेक्स्ट है, परीक्षा से पहले पढ़ लो अन्यथा रह जाओगे। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फेल हो जाओगे, हाथ मलते पछताओगे, सिर पकड़कर। परीक्षा से पहले पढ़ लो अन्यथा रह जाओगे। फेल हो जाओगे, हाथ मलते पछताओगे, सिर पकड़कर। कौन सा होगा? हाथ मलते रह जाओगे। रह जाओगे शब्द दिया हुआ है खाली स्थान के बाद में, तो फेल हो जाओगे नहीं होगा, हाथ मलते रह जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सही ऑप्शन चुनकर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सब दिया ही है। पद्यांश में जो आपका पाठ से संबंधित उसको दिया हुआ है, उसको आपको चुनकर उसका ऑप्शन लिखना है। उसके बाद अभी आपका सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है और उसी के अंतर्गत प्रश्नोत्तर भी जो है वो भी बहुत शॉर्ट में है। कबीर द्वारा रचित साखियों की भाषा की कोई 2 विशेषताएं। उसके बाद पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? शेख हयाज के पिता अपने बाजू पर काला चिमटा देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? किसी 2 का करना है, 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई 2। इस धरती पर मनुष्य की नहीं अपितु अन्य जीव जंतुओं का भी समान अधिकार है, लेकिन मनुष्य ने इस पर एकाधिकार का प्रयत्न किया है। इस कथन पर अपने विचार 60 से 70 शब्दों में पाठ के आधार पर। किस पाठ का है बच्चों ये प्रश्न किस पाठ का है? उसी पाठ के आधार पर लिखना है। बताओ किस पाठ का है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आज स्ट्रेंथ इतना कम क्यों है? सब पढ़ रहे हैं संडे के टेस्ट के लिए। हाँ, साक्षी और विवेक